हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशन इंडिया। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस सेशन में हम लोग जेईई मेंस के जितने भी सारे सवाल आए हैं जो पिछले साल रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाओ और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग पहले सवाल पे। तो जो हमारा पहला सवाल है वो टॉपिक नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से है। तो इस सवाल में दिया है द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर वेरीज विथ टाइम I बराबर I नॉट प्लस बीटा टी। I नॉट इज 20 एम्पियर, बीटा इज 3 एम्पियर पर सेकेंड। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 20 सेकेंड। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वायर है, हमारे पास क्या है, एक वायर है, हमारे पास एक वायर है और इससे करंट फ्लो कर रहा है। करंट का फंक्शन दे रखा है, आई के वैल्यू है अपने पास। अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए तो हो जाएगा अपने पास बीटा प्लस 3t। आई हमारा ऐसे वैल्यू कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है। हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर आई डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के 20 सेकेंड तक जाएगा। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20 प्लस 3t का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 20 सेकेंड। तो अपने पास जो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 20t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। लिमिट अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 से लेकर के 20 सेकेंड। तो अपने पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा यानी कि 400 प्लस 600 यानी कि डेल्टा क्यू का जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो आ गया 1000 कूलम। तो अगर ऑप्शन से हम लोग मैच कराया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक डेफिनेशन से आ गया था। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो जो अगला सवाल है वो हमारे पास टॉपिक नंबर 2 से है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। यानी कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है हमारे पास जो कि पहले ऐसे रखा गया था। तो हमको पता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर पॉसिबल डायरेक्शंस में रैंडम मोशन करते हैं और आपस में कोलिजन होता है। अब जैसे ही मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि लेफ्ट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो इस पर ये पहले रैंडम मोशन कर रहा था। अब इस पर एक नेट फोर्स लगने लगेगा E इंटू ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट ड्रिफ्टिंग होने लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी एक कर्व पाथ पे ही मूव करेगा बट इनका नेट ड्रिफ्टिंग होने लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ड्रिफ्टिंग होगा, ड्रिफ्टिंग किधर होगा हमारे पास, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे मूव करेंगे, अभी भी कट पाथ पे मूव करेंगे, लेकिन इनका नेट डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल के टर्म में बात करें तो लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मूव इन कर्व पाथ बट फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है बट ये कर्व पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास फिर ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, जिसमें दे रखा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज Vd। The conductor is now replaced by another conductor with same material, same length but of double cross section area। लेंथ सेम है, एरिया डबल हो गया। अप्लाइड वोल्टेज इज ऑल्सो रिमेन्स द सेम। तो हमें नया वाला जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो निकालना है। तो अगर आप लोग ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज यानी E बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, ये होता है ड्रिफ्ट स्पीड। तो Q बाई एम तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लिख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा E बाई एम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू टॉ। अब हम लोग जानते हैं अगर कंडक्टर फिक्स हो तो उसके लिए E बाई एम तो फिक्स होगा एंड एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन भी फिक्स होगा उसके लिए। तो Vd जो होगा हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ के। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले वाला जो कंडक्टर है उसका भी लेंथ सेम है और दूसरे वाले का भी लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, यानी कि ऊपर वाला भी सेम, नीचे वाला भी सेम। तो हमारा Vd चेंज नहीं होगा, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड सेम रह जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ड्रिफ्ट स्पीड पे। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो हमारे पास सवाल है इसमें दे रखा है, इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर PQ, ये कंडक्टर PQ है, ऑफ लेंथ L, पोटेंशियल डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैविंग डिफरेंट रेडियाई R1 एंड R2, जहां पे R1 इज ग्रेटर देन R2 दे रखा है। यानी कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये टेपर्ड शेप का है, ये वाला रेडियस इसका R1 है और ये वाला रेडियस R2 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बात करना है, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की बात करना है। हम लोग जानते हैं कि अगर कैसा भी रैंडम शेप का, रैंडम क्रॉस सेक्शन का एरिया हो तो भी उसके शेप पे करंट का डिपेंडेंस नहीं होता, यानी कि इससे जितना करंट इंटर कर रहा होगा उतना ही करंट लीव कर रहा होगा। हर एक क्रॉस सेक्शन को अगर कंसिडर करें तो यहाँ से आई इंटर कर रहा होगा तो यहाँ भी आई ही मूव कर रहा होगा, यानी कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट जो होगा वो सेम होगा। तो करंट हमेशा सेम रहेगा, आई रहेगा सेम, आई रहेगा कांस्टेंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो करंट हमारा सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहीं से गलत हो जाएगा, करंट तो सेम रहना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप लोग अगर जानते हो तो आई का हम क्या लिख सकते हैं, एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, जहाँ पे एन है नंबर डेंसिटी, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वीडी। इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए ई, वीडी को क्या लिखा जा सकता है, ई बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ। ठीक है, देखो नंबर डेंसिटी फॉर पार्टिकुलर कंडक्टर कांस्टेंट होगा, एरिया तो हमारे पास एरिया वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और टाउ भी फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर कांस्टेंट। तो हमारे पास आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टाउ। अब देखो हर एक क्रॉस सेक्शन पे हमारा करंट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कि एरिया, सॉरी, ये ए इंटू ई होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे हम लोग P से Q की तरफ जाएंगे तो एरिया क्या होगा, घट रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ेगा जैसे हम लोग P से Q की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग को बात करना है ड्रिफ्ट स्पीड की। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है हमारे पास, Vd बराबर E बाई एम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर E बाई एम तो सेम होगा, टाउ भी सेम होगा, ये Vd सिर्फ E पे डिपेंड कर रहा है, Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम P से Q की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो हमारे पास Vd भी इंक्रीज कर रहा होगा जैसे हम P से Q की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो जो अगला हमारे पास सवाल है इसमें दे रखा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर विथ रेजिस्टिविटी मेंशन्ड है, ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज इफ देयर ड्रिफ्ट स्पीड इज 1.1 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हमें क्या बात करना है, मोबिलिटी की बात करना है। तो हम लोग जानते हैं मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि Vd बाई E। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर हम लोग डाटा पे ध्यान से देखें तो हमें Vd का वैल्यू गिवन है, Vd इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें E को किसी तरीके से जो नॉन क्वांटिटीज है उसके टर्म्स में लिखना होगा। तो Vd डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Vd को रहने देते हैं क्योंकि गिवन है, L को ऐसे ही छोड़ दिया, और V को क्या लिखा सकता है, I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के टर्म में लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो मोबिलिटी का जो वैल्यू आ गया वो आएगा ड्रिफ्ट स्पीड इंटू एरिया डिवाइडेड बाई रो इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यूज गिवन है, सबको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Vd का वैल्यू हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁻³ सॉरी 1.1 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू 5 mm का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁶।
25 इंटू 10 की पावर -6, ये 5 है। अब नीचे आ जाएगा हमारे पास रो रेजिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10 की पावर -8, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो सारे वैल्यूज को ऐसा यूनिट में मैंने रख लिया है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास मोबिलिटी का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो डी ऑप्शन सही निकल करके आ रहा है। तो आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन एक बार करके चेक कर लेना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है फिर से ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 mm स्क्वायर इज v। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कॉपर इज 9 × 10⁸ पर मीटर क्यूब, द वैल्यू ऑफ v इन mm पर सेकेंड। हमें किस में निकालना है, mm पर सेकेंड में ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू। तो अपने पास क्या होता है बताइए, I को क्या लिखा जा सकता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो हमें निकालना है VD को यहाँ पे V दे रखा है, VD को यहाँ पे V एज्यूम कर लिया है, तो I हमारे पास आ जाएगा V आ जाएगा हमारे पास NaE। सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो I का वैल्यू है 1.5, N इज 9 × 10⁸28, एरिया इज 5 mm स्क्वायर, तो 5 ऐसा यूनिट में चेंज कर लोगे आप तो 10 की पावर -6, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा इसका 0.02 mm पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट स्पीड की जो वैल्यू निकल के आ रही है mm पर सेकेंड में वो आएगी 0.02 mm पर सेकेंड। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। तो इसमें क्या था, फिर से करंट और ड्रिफ्ट स्पीड को रिलेट करने वाला कोई एक हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसका यूज कर लिया हमने, यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है हमारे पास, सपोज द ड्रिफ्ट स्पीड Vd इन अ मटेरियल वेरिड विथ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E एज, Vd की वैल्यू जो दे रखी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा दे रखा है। हमें निकालना है VI ग्राफ कैसा होगा, यानी वोल्टेज और करंट की ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, Vd को क्या लिखा जा सकता है, सीधा करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट क्या होता है हमारे पास, N नंबर डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड को क्या लिखा जा सकता है, सम कांस्टेंट K इंटू अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई हमारे पास क्या आ जाएगा, NaE_K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। ठीक है, तो देखो करंट जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, ये क्या है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V। तो अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दे तो I स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमारे पास I स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा सम कांस्टेंट इनटू V। अब देखो V को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो इसको V को y की तरफ लिख सकते हैं। तो हमारे पास कैसा इक्वेशन आ जाएगा, y बराबर c1x²। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है फेसिंग अपवर्ड, तो हमारे पास पैराबोला विथ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो टॉपिक नंबर 3 रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ से है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर। तो हमें बात किसकी करना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक कंडक्टर है एल्यूमिनियम वायर है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ इज L। तो हमने इसको क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इसको स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा और लेंथ बढ़ेगा तो एरिया इसका डिक्रीज करेगा। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा इसका कांस्टेंट, वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहाँ से एरिया को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास बताइए, रो इनटू L बाई A।
हम लोग ये जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए हमारे पास रो का वैल्यू फिक्स होता है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, रो एल। अब एरिया को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वॉल्यूम बाई लेंथ, तो वी बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला फंक्शन आ गया। तो ऊपर वाला वी रो कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो एल एन आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ वी बाई एल, सॉरी रो बाई वी प्लस एल एन ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डेल्टा आर बाई आर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 टू डी एल बाई एल। हमें किसकी बात करना है, परसेंटेज चेंज की, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल का परसेंटेज चेंज। तो ये ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 0.4%। तो ये क्वांटिटी 0.4% है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो सवाल है हमारे पास, इसमें दे रखा है स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स। पहले कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए, is filled with medium of resistivity rho, the resistance between two spheres will be। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, ऐसा और एक और बड़े वाला स्फीयर, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, इसकी रेडियस क्या है, बी। अब हमने क्या किया, इन दोनों के स्पेस के बीच में, इन दोनों के बीच में एक मीडियम को फिल कर दिया, एक मीडियम को क्या कर दिया, फिल कर दिया। मीडियम की रेजिस्टिविटी क्या गिवन है, रो। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम फिल है उसके कारण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग किसी आर दूरी पर चलकर एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं डी आर थिकनेस का। कितने थिकनेस का, डी आर थिकनेस का, डी आर थिकनेस का ये एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अपने पास क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा डी आर, वो हो जाएगा रो इंटू लेंथ है डी आर, और एरिया, एरिया जो करंट प्रोपेगेशन के लिए, करंट को फ्लो के लिए जो अवेलेबल है वो है इसका सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट का हमने रेजिस्टेंस लिख लिया। अब देखो ऐसे ही पतले पतले जो एलिमेंट्स है सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रो बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई आर, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -1 बाई आर और लिमिट ए से बी तक। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, रो बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आ गया, ये वाली वैल्यू। तो अगर आप लोग ऑप्शन से मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इससे सही आंसर से मैच कर जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स दे रखे थे, इन दोनों के बीच में एक मीडियम को फिल कर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी रो गिवन है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछ लिया गया। तो इसमें जितने भी कंडक्टिंग जो एलिमेंटल सेल्स है वो सारे आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। देखो यहाँ से आप सेल लेना शुरू करोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, सारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज किया, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो हमारे पास सवाल है वो टॉपिक नंबर 4 से है। टॉपिक नंबर 4 है हमारे पास थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टिविटी बढ़ने लगता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर का धीरे धीरे बढ़ने लगता है टेम्परेचर के फंक्शन में। तो इस क्वेश्चन को एक अगर देख लिया जाए तो इसमें दे रखा है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 2.75 एम्पियर, द टेम्परेचर अटेंड बाय द टोस्टर इज अराउंड, जहां पे अल्फा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। यानी कि हमारे पास शुरू में एक कंडक्टर था, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस R0 की वैल्यू क्या दे रखा है, जो पहले वाली जो डाटा है
पहले वाला टेम्परेचर पता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, तो इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज़ कर लेंगे। यानी कि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है, तो इसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। तो आर नॉट की वैल्यू क्या है, 60 ओम, और इस रेजिस्टेंस पे जो इस कंडक्टर का टेम्परेचर है वो है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं, जब इसको क्या कर दिया गया, वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, तो इसमें करंट इतना फ्लो कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 220 V बाई आई, आई इज 2.75। तो इसको आप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 275, ऊपर जाएगा 100, ये 4, 25 से एक बार काट लेंगे तो 11, 11 से इसको काटेंगे तो 20। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, जब इस पोटेंशियल सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 × 4 यानी 80 ओम। जैसे ही हमने इसको पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस 80 ओम शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो पहले 60 ओम था अब 80 ओम हो चुका है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा। तो हम लोग किसी जनरल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर जो ऑलरेडी गिवन है या फिर पता है, इंटू 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो R की वैल्यू है 80, R नॉट इज 60, 1 + अल्फा इज गिवन 2 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, 2 × 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी को क्या मान लेता हूँ यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, T, तो T - 27, T - 27 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80/60 होगा, 4/3 में से 1 जाएगा तो 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻4 इंटू T इंटू 27। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो T - 27 का जो वैल्यू आएगा, टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी इक्वल टू 1/6, 10⁻⁴ जब इधर आएगा तो ऊपर चला आएगा 10⁻+4 में। तो हमारे पास जो टेम्परेचर जो आ रहा है, इस स्टेट में जो टेम्परेचर आ रहा है इस कंडक्टर का, वो 27 + 10,000/6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 27 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 166.66 इतना आएगा निकल के। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर की जो वैल्यू आ जाएगी 1693.66, विच इज समवेयर अराउंड, अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1694 डिग्री सेल्सियस से मैच कर जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जब इसको पोटेंशियल सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके 1694 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास टॉपिक नंबर 4 से ही है, इसमें दे रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर as shown in the figure, it is straight line, it is straight line। तो हमारे पास y एक्सिस पे है ln r एज ए फंक्शन ऑफ t, और x एक्सिस पे है 1/t²। तो अगर आप लोग इस ग्राफ को सही से देखोगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है नेगेटिव। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो y = mx + c होता है, तो y पे क्या है, ln r एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो y = mx, m विल भी मान लेता हूँ कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी तो -m, x के जगह पे आएगा 1/t², और c कुछ होगा पॉजिटिव। देखो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कट कर रहा हो तो ये c मान लिया। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ln rt आ जाएगा इतना, तो rt की जो वैल्यू आएगी वो होगी e⁻ -m/t² + c। सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻ -m/t² इंटू e⁻c, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है किसी टेम्परेचर पे वो ऐसा आ रहा है। अब हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं कि कैसे दे रखा है। R इज गिवन R0 इंटू e⁻ के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो इसको मान लिया R0, तो ये कांस्टेंट है तो इसको मान लेंगे R एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्या हो जाएगा हमारे पास R0 इंटू e⁻, फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे t² का आ रहा है, वेरिएबल है, ऊपर आ रहा है -t², तो ऊपर आ जाएगा माइनस का t0², इसको लिख सकते हैं,
ये माइनस एम को क्या लिख देते हैं, एम को लिख लिया टी नॉट का स्क्वायर, एम को लिख लिया टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो एम को टी नॉट का स्क्वायर लिख लिया और नीचे टी स्क्वायर आ रहा है जो कि वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पर रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली ऐसे वेरी कर रहा है, तो अब ऑप्शन से मैच करा लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो सही आंसर है उससे मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमारे पास सवाल है इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज 2.4 into 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 62 ओम। तो फिर से सिमिलर सवाल है जैसा हम लोग इससे पिछला क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 10, वैसे ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो एट इस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज कर लेंगे, यानी कि टी नॉट की वैल्यू क्या दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। जब कंडक्टर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तब इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट, इस टेम्परेचर पे 50 ओम, ठीक है। अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा भी लिख लेते हैं हम, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस ऐसा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब इसका रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 62 ओम, तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर, ये हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आर बराबर क्या होता है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक। तो आर की वैल्यू क्या गिवन है, 62 बराबर 50 इंटू 1 प्लस अल्फा इज गिवन 2.4 इंटू 10 की पावर -4, मान लेता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर टी हो गया है, तो टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस इतना होगा, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस को लेना होता है, तो सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, सारे वैल्यूज सेम होगा, डिफरेंस दोनों में सेम होता है। तो 62 बाई 50 -1 हमारे पास ये हो जाएगा क्या, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू टी माइनस 27, ठीक है। ये हो जाएगा 12/50, इसको अल्फा को इधर कर लेंगे, 2.4 तो 10 की पावर -4, ये आ गया हमारे पास टी माइनस 27, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27 प्लस ये क्वांटिटी 12, 10 की पावर -4 को 4 को इसको ऊपर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 10 की पावर +4, 50 इंटू 2.4, ठीक है। ये होगा हमारा वैल्यू। तो आप इसको 12 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। अब इस डेसिमल को हम लोग हटा सकते, 50 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 100 यानी 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 27, और ये 1000 आ रहा है, तो 27 प्लस 1000, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेशन में जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल थे जो कि टॉपिक नंबर 4 तक रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंसेज इन ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे जितने भी सारे सवाल थे मोस्टली वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स पे। तो इन टॉपिक्स के जितने भी सवाल थे वो हम लोग कर चुके हैं। तो इस सेशन के बाद हम लोग इसके आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो और हमारे इक्वेशन इंडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।